तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में है। हालांकि मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से यहां पर जोर लगा जा रहा है और आपको बता दें कि कांग्रेस जोर लगा रही है कि वह सरकार बदल डाले और 15 साल का अपना सियासी सूखा खत्म करे। तो वहीं सत्ताधारी भाजपा स्वाभाविक तौर पर अपनी सरकार बनाए रखने की जुगत में है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, प्रचार की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। 28 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में 26 नवंबर की शाम तक प्रचार का शोर थम गया। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाला, तो वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथों में लेते हुए नजर आए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो एमपी में पिछले 15 सालों से कांग्रेस के हाथ खाली है, लेकिन इस बार कांग्रेस मैदान में अपना सूखा खत्म करने की उम्मीद में बैठी है। यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली। 15 साल बाद सत्ता वापस पाने के लिए कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राहुल गांधी ने खुद कमान संभाल ली है। 30 नवंबर की अगर बात की जाए तो राहुल ने बुधनी से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव के लिए वोट मांगे। इसके बाद तेलंगाना निकल गए, जहां अपनी मां सोनिया गांधी के साथ एक रैली को संबोधित किया। 24 को फिर एमपी पहुंच गए। शनिवार को वो बुंदेलखंड की सागर में रोड शो करते हुए नजर आए, तो वहीं दमोहा टीकमगढ़ में चुनावी सभाएं हुई। राहुल के बाद अब कांग्रेस के कदावर नेता कमलनाथ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का दारोमदार है। कमलनाथ खुद लंबे समय से छिंदवाड़ा से सांसद हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीते 15 सालों से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ने इस बार कमलनाथ को उनके अनुभव, क्षेत्र में पकड़ और संगठन में पैठ को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और पार्टी की सत्ता में वापसी कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस की वापसी हो पाएगी, ये सवाल जहन में आना लाजमी है। अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही कमलनाथ विवादों से दूर रहे हैं और उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता की है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने रोजगार बढ़ाने के लिए काफी काम किए। मूल रूप से छिंदवाड़ा एक आदिवासी इलाका माना जाता है और आदिवासियों के उत्थान के लिए उनके योगदान के चलते उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध। कमलनाथ का दिल्ली या एमपी का कार्यालय 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है। वो चुनाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक है। चुनाव प्रबंधन। मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनाव प्रबंधन पर लगातार काम कर रहे हैं। इससे वो बिखरी हुई प्रदेश कांग्रेस को एक सूत्र में पिरो चुके हैं। साथ ही विभिन्न गुटों के बीच पूरी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। बात अगर कमजोरी की जाए तो गुटबाजी। 15 सालों से सत्ता से बाहर होने के चलते पार्टी में गुटबाजी की भी समस्या है, जिसे कमलनाथ को दूर करना होगा। संगठन में भी मजबूती लाने के लिए साथ ही सभी को साथ लेकर चलना होगा। हवाला कांड में नाम। कमलनाथ हवाला कांड में नाम आने की वजह से 1996 में आम चुनाव नहीं लड़ पाए थे। ये मुद्दा भी बीजेपी उठा सकती है। साथ ही उनका नाम साथ 1984 के पंजाबी दंगों में भी उछला था, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। बिखराव रोकना होगा। कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद बिखराव को रोकना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिन नेताओं की टिकट कट रहे हैं वो तुरंत बगावत पर उतर रहे हैं। ऐसे में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना होगा। वहीं बीजेपी पूरा फायदा उठा रही है और इस घालमेल के चलते कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। मिजोरम में 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महीने भर चला प्रचार सोमवार को थम गया है। इससे पहले तमाम पार्टियों ने
धुआंधार चुनाव प्रचार किया। जहां कांग्रेस की मिजोरम में मजबूत पकड़ है, तो वहीं इस बार बीजेपी भी फुल तैयारी में है। मिजोरम में चुनाव प्रचार खत्म, 28 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव प्रचार में नेताओं ने झोंकी ताकत। क्या तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी कांग्रेस या बीजेपी जमाएगी अपना कब्जा? मिजोरम में कांग्रेस है मजबूत तो बीजेपी भी है तैयार। मिजोरम में किसका बजेगा शंखनाद? मिजोरम में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महीने भर चला प्रचार सोमवार को थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया। राज्य में बुधवार को राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। पूर्वोत्तर में मिजोरम ही एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस यहां 2008 से सत्ता में है और तीसरी बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं और निष्पक्ष चुनाव के लिए कई सुरक्षा उपाय भी किए हैं। मिजोरम इस वक्त कांग्रेस द्वारा शासित अंतिम पूर्वोत्तर राज्य है। सुरक्षा कर्मियों के साथ अधिकारी 8 जिलों के 1164 मतदान केंद्रों के लिए निकल चुके हैं। कुल विधानसभा क्षेत्रों में करीब 40 महिला मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पुलिस और सुरक्षा कर्मी सहित पूरा स्टाफ महिलाओं का है। संयुक्त सीईओ ने मीडिया को बताया, सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 209 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 2013 के मुकाबले 67 ज्यादा है। 209 उम्मीदवारों में से 15 महिलाएं हैं। 2013 में केवल 6 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, जिसमें से किसी ने भी जीत हासिल नहीं की थी। इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 7,70,395 मतदाता करेंगे, जिसमें 3,94,897 महिलाएं हैं। पूर्वोत्तर में मिजोरम एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। राज्य में कांग्रेस 2060 से सत्ता में है और उसकी नजरें तीसरी बार सरकार बनाने पर है। त्रिपुरा के 6 राहत शिविरों में रह रहे 12,026 ब्रू मतदाताओं के लिए मामित जिले के कन्हुमुन गांव में वोट डालने की व्यवस्था की गई है। कान्हुमुन गांव में 11,967 ब्रू शरणार्थियों द्वारा मतदान के लिए 15 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये लोग मिजोरम की 3 जिलों की 9 विधानसभा सीटों का हिस्सा हैं। ग्रामीणों ने ब्रू मतदाताओं के स्वागत के लिए गांव की सीमा पर स्वागत द्वार बनाए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आशीष कुंद्रा ने मिजोरम के सभी मतदाताओं से बुधवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के खाते में 5 और मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की झोली में 1 सीट आई थी। कांग्रेस और मुख्य विपक्षी MNF ने 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, जबकि बीजेपी 39 सीटों पर मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेता ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस मिजोरम में तीसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी या फिर एकमात्र ऐसा राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी उससे सत्ता छीन पाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। चुनाव में स्टार प्रचारकों की भूमिका भी बहुत अहम होती है। स्टार कैंपेन्स को देखने के लिए और इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत बड़ी भारी भीड़ जमा होती है। हालांकि भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं ये गारंटी नहीं होती है, पर फिर भी हर चुनाव में पार्टी अपने बड़े और खास चेहरों को मैदान में उतारती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की हलचल बनी हुई है। वोट बटोरने की जुगत में हर दल नजर आया। एड़ी चोटी का जोर लगाती पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपने बड़े और खास चेहरों को जनता के बीच उतारा। छत्तीसगढ़ चुनाव में स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में अगर बात बीजेपी की करें तो सभा और रैली करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 18 दिन में 900 से ज्यादा सभाएं। बीजेपी की ओर से दूसरे चरण के लिए तकरीबन 301 सभाएं और रैलियां की गई थीं।
बीजेपी की ओर से पीएम के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, बाबुल सुप्रियो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, झारखंड सीएम रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी सहित 20 से ज्यादा आला नेता पहुंचे प्रचार करने के लिए। डॉक्टर रमन सिंह ने खुद 50 से ज्यादा सभाएं की थीं। कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल की तरह ले रही है ताकि फाइनल में उन्हें आसानी हो। यही वजह है कि कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कुल 80 स्टार प्रचारकों की सूची बनाकर अधिकांश को धरातल पर उसने उतारा। दोनों चरण में तकरीबन 500 सभाएं की गईं। इनमें 350 से ज्यादा सभाएं दूसरे चरण में की गईं। इन दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। बात अगर कुल आंकड़ों की करें तो खुद राहुल गांधी ने दोनों चरणों को मिलाकर करीब 2 दर्जन चुनावी सभाएं की। इसके अलावा राज बब्बर ने 38 सभाएं, नवजोत सिंह सिद्धू ने 22 जनसभाएं, केशव चंद्र यादव, मोतीलाल वोरा, पीएल पुनिया, ताम्रध्वज साहू, आनंद शर्मा, शक्ति सिंह गोहिल, भुवनेश्वर कलिता, प्रमोद तिवारी, अखिलेश सिंह, टीएस सिंहदेव, हरनाम सिंह, भक्तचरण दास, भूपेश बघेल ने भी सभाएं और रैलियां की। सूबे में बने पहली बार के गठबंधन में जान फूंकने के लिए गठबंधन के घटकों ने खूब चुनावी मैदान में पसीना बहाया। गठबंधन के लिए बसपा, जोगी कांग्रेस और सीपीआई ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज चुनावी मैदान में उतारी थी। गठबंधन की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती स्टार प्रचारक थी। इसके अलावा जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी समेत कई स्टार प्रचारकों ने 90 से ज्यादा आम सभाएं करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के 34 स्टार प्रचारक रहे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईटेक तरीके से एक साथ 60 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कूदे दिग्गज। मोदी राहुल ने संभाली कमान। मध्य प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इनमें पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख चेहरा रहे। पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत और मुख्तार अब्बास नकवी को भी स्टार प्रचारक बनाया। वहीं पार्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा समेत 40 लोगों को राज्य में प्रचार की कमान संभाली। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के अलावा सिद्धू भी काफी डिमांड में रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य में सिद्धू की अधिक से अधिक रैलियां कराने की मांग हुई। इसके अलावा राजस्थान और मिजोरम की बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने तमाम बड़े और खास चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के सर्वाधिक प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के कुल प्रत्याशियों में 48% आपराधिक मामलों के आरोपी हैं, जबकि बीजेपी 30% के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के 25% प्रत्याशी आपराधिक केस वाले हैं। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्रों का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण में सामने आया है कि 2018 के चुनावी दंगल में उतरने वाले कुल प्रत्याशियों में से 17% का आपराधिक रिकॉर्ड है। यह आंकड़े 2013 में हुए विधानसभा चुनाव से 1% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे 2716 उम्मीदवारों के नामांकन के साथ दिए गए हलफनामों का विश्लेषण किए जाने के बाद पाया गया है कि इस बार 417 उम्मीदवारों में से 17% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 295 पर 11% गंभीर मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे 16 उम्मीदवारों पर हत्या और 24 पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, तो वहीं 20 उम्मीदवार महिला उत्पीड़न के मामलों में नामजद है। यह आंकड़ा सोमवार को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में और इलेक्शन वॉच ने जारी किया। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें से 108 और कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों के खिलाफ मामले दर्ज हैं।
वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों के मामले में बीजेपी से कहीं ज्यादा है। उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर बताया गया है कि चुनाव मैदान में उतरे 656 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे अमीर उम्मीदवार बीजेपी के संजय पाठक हैं, जिनकी संपत्ति 2 अरब 95 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीजेपी के 179 और कांग्रेस के 52 करोड़पति उम्मीदवार गरीबों का भला करने के दावे के साथ मैदान में उतरे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का हिसाब नामांकन दाखिल करने से लेकर मतदान और मतगणना तक का देना है। जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी विजय जुलूस निकालते हैं तो उसके खर्च का भी हिसाब किताब आयोग को देना होगा। यदि रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन में कोई प्रत्याशी ब्यौरा पेश नहीं करता है, तब आयोग ऐसे प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर सकता है। विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का हिसाब नामांकन दाखिल करने से लेकर मतदान और मतगणना तक का देना होगा। जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी विजय जुलूस निकालते हैं तो उसके खर्च का भी हिसाब किताब आयोग को देना होगा। यदि रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन में कोई प्रत्याशी ब्यौरा पेश नहीं करता है, तब आयोग ऐसे प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि जिस दिन नामांकन दाखिल किया जाता है, उसी दिन से प्रत्याशी के हर तरह के खर्चे का हिसाब रखा जाने लगता है। खुद प्रत्याशी को खर्च बताना होता है, तो वहीं आयोग भी अपने स्तर पर प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च का हिसाब तैयार करता है, जिसका मिलान समय समय पर किया जाता है। कोई कमी होने पर उस प्रत्याशी से संबंधित खर्च के बारे में नोटिस देकर पूछताछ भी की जा सकती है। मतदान से पहले 3 बार और मतदान के बाद मतगणना वाले दिन तक होने वाले खर्च की जानकारी प्रत्याशी को देने का नियम है। मतगणना के बाद जीतने वाले उम्मीदवार विजय जुलूस भी निकालते हैं या किसी तरीके का आयोजन करते हैं, तो ऐसे में सभी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च उस प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग का नियम कहता है कि रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के भीतर सभी प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का फाइनल हिसाब पेश करना होता है। जो उम्मीदवार खर्च की जानकारी नहीं देगा, तब उसे नोटिस जारी होगा। इस नोटिस के बाद भी जवाब नहीं देने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जो प्रत्याशी हारेंगे, उन्हें भी खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वे अगले चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आयोग ने उम्मीदवारों के झंडे, बैनर, वाहन, कार्यालय, चाय नाश्ता से लेकर हर तरह के कार्यों की सूची तैयार की है। यदि प्रत्याशी अपने ब्यौरे में खुद ही सभी जानकारी देगा, तो उसका मिलान आयोग की सूची से भी किया जाता है। कोई अनियमितता या कमी दिखाई देने पर आयोग प्रत्याशी से उस विषय पर जवाब तलब कर सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।